Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम. क्या समझ में? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम. लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? रीडिंग कर रहे थे ना? यस मैम. ओके. मैम चैप्टर 12 का क्वेश्चन से सेंड कर दीजिए. हाँ, भेज देंगे. थोड़ा सा वेट कीजिए. हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और कोई भी स्क्रीन पे स्क्रिबल नहीं करेगा. ओके? Yes, ma'am. कोई भी नहीं यस करेगा. मैम. ओके मैम. Yes, ओके मैम. ma'am.
Ma'am, can you please send the link of this video in our WhatsApp group too? व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे और इस पे भी भेज देंगे, सॉरी स्नैप होमवर्क पे। Okay, ma'am. चलिए देखिए आप लोग। भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल 340 से 298 BCE के बीच रहा और उन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना की और उन्होंने 322 से 298 BCE के बीच राज्य किया। वे सम्राट बिंदुसारा के पिता और महान सम्राट अशोका के ग्रैंडफादर यानी दादा थे। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त ने स्थापित किया और इसका विस्तार पूरे भारत तक सम्राट अशोक ने फैलाया था। मौर्य साम्राज्य अपने समय भारत और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त से पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन मगध साम्राज्य का उस समय उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मगध साम्राज्य का राज्य था। मगध साम्राज्य के राजा धनानंद थे, इसलिए इस साम्राज्य को नंद डायनेस्टी भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त भारत के प्रथम ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक करने का अभियान चलाया। उस समय 326 BCE में जब चंद्रगुप्त साम्राज्य का शासन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तब मैसिडोन के राजा अलेक्जेंडर, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, वह मैसिडोन से इजिप्ट और फिर पर्सिया पर अपना विजयी साम्राज्य स्थापित करता हुआ भारत की ओर बढ़ा। इसके आगे भारत के चेनाब और झेलम नदी के बीच राजा पोरस का शासन था। यह क्षेत्र आज अधिकतम पंजाब में आता है। यहाँ पर अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के पास युद्ध हुआ। इस युद्ध को बैटल ऑफ हेड स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर के साथ राजा पोरस ने बहुत कुशलतापूर्वक युद्ध लड़ा और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इस युद्ध में अलेक्जेंडर की विशाल सेना हताहत हो गई और राजा पोरस ने युद्ध को अंतिम मरने की स्थिति तक लड़ा। राजा पोरस की बहादुरी के बारे में मैसेडोनियस के इतिहास में इसका उल्लेख किया गया है। इस युद्ध को अलेक्जेंडर ने जीता, परंतु उनकी सेना का आगे बढ़ने का मनोबल टूट गया। राजा पोरस की बहादुरी को देखते हुए राजा अलेक्जेंडर ने उनका जीता हुआ राज्य उन्हें वापस कर दिया और साथ ही कुछ और क्षेत्र जो अलेक्जेंडर ने जीते थे वो भी दे दिए। इसी युद्ध में अलेक्जेंडर का प्रसिद्ध घोड़ा ब्यूसफेलस मारा गया था। अलेक्जेंडर रिवर गंगा को क्रॉस करके आगे और जाना चाहता था, लेकिन राजा पोरस से युद्ध के बाद अलेक्जेंडर की सेना का आगे भारत में युद्ध लड़ने का मनोबल टूट गया था, क्योंकि उनके बहुत अधिक सैनिक मारे गए थे। अलेक्जेंडर ने मनाने की कोशिश की, पर सेना तैयार नहीं हुई। टेरियन, जो कि ग्रीक हिस्ट्री का लेखक था और वह रोमन एम्पायर की मिलिट्री का कमांडर भी था, उन्होंने अपनी रचना में इसका जिक्र किया है। इसके बाद अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया और फिर अलेक्जेंडर की 323 BCE में फीवर से मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले अलेक्जेंडर से पूछा गया कि अगला राजा कौन होगा, तो अलेक्जेंडर ने जवाब दिया कि वो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इसी कारण अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर का एम्पायर 4 जनरल्स में बट गया और ये थे कैसेंड्रा, पिटालेमी, एंटिगोनस, सेलुकस। और इसमें सेलुकस का एम्पायर ईरान, अफगानिस्तान के कंधरा तक फैला था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसेडोनियस यानी अलेक्जेंडर के राज्य प्रभाव को भारत से खत्म किया और सेलुकस को ईरान तक सीमित किया। सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच इसको लेकर संधि बनी। अब हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त ने कैसे मगध के राज्य में अपना राज्य स्थापित किया और फिर सेलुकस को पीछे ढकेला और पूरे भारत को एक करने का अभियान चलाया। चंद्रगुप्त नंद फैमिली से ही थे, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया था और वे अलेक्जेंडर राज्य की सीमा पर फ्यूगिटिव कैंप में पले बड़े थे। चंद्रगुप्त के पिता का नाम महापदन नंद था। Okay, girl, check this out.
चंद्रगुप्त बचपन से ही तेज बुद्धि के थे, जिसके चलते चाणक्य ने उनको देखा और उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले आए और उन्हें वहां पे शिक्षा दी। उस समय तक्षशिला के राजा ओम्पिस थे। अलेक्जेंडर जब भारत की ओर बढ़ रहा था, तब अलेक्जेंडर की विशाल सेना के बारे में जानकर उसने अपने राज्य को अलेक्जेंडर को बिना युद्ध किए ही सौंप दिया। फिर अलेक्जेंडर और राजा पोरस के युद्ध के बाद अलेक्जेंडर वापस चला गया था। उस समय मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना के नाम से भी जाना जाता है, पर नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। राजा धनानंद को सिंहासन से हटाने में और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध में अपना राज्य स्थापित करने में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी अहम भूमिका थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त से मिलने से पहले धनानंद ने चाणक्य की इंसल्ट की थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने शपथ ली थी कि वे तभी अपने बाल बांधेंगे जब तक कि वह धनानंद को राज सिंहासन से हटा ना दे। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, जो कि नंद परिवार से ही थे, लेकिन उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। चाणक्य यानी कौटिल्य और चंद्रगुप्त, जिनका नाम पुष्यमित्र संघ था। ओके तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन डायनेस्टी कैसे शुरू हुआ, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके तो शुरू करते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन चैप्टर का, चैप्टर 13 द मौर्यन डायनेस्टी। इसके पहले हम लोगों ने मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा और मगध एम्पायर का सबसे लास्ट रूलर घनानंद थे, ठीक है? घनानंद थे, ये सबको पता है। तो घनानंद ने एक बार अपने कोर्ट में, मतलब अपने दरबार में, कौटिल्य नाम के राजनीतिज्ञ को इंसल्ट किया था, बहुत बड़ा बुरा इंसल्ट किया था। तो उसी दिन कौटिल्य ने ये कसम खा ली थी कि घनानंद को वो इस गद्दी से हटा के रहेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ घनानंद जब हटा मगध एम्पायर से, तो चंद्रगुप्त को उसने राजगद्दी पे बिठाया और चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं से मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई, ठीक है? और ये तो सब समझ में आ गया कि अलेक्जेंडर कैसे आया, पोरस को उसने हराया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई, अलेक्जेंडर बहुत शक्तिशाली राजा था, ठीक है? और वो पूरा दीपिका म्यूट योरसेल्फ, यस। तो अलेक्जेंडर बहुत ही प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली राजा था। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। तो वो मैसिडोनिया की तरफ से इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है? लेकिन पंजाब के एरिया में उसकी लड़ाई पोरस से हुई। पेज नंबर 109 आदर्श। Ma'am, paragraph number. ओके, तो उसकी लड़ाई पोरस से हुई और दोनों के बीच काफी दिनों तक लड़ाई चलती रही और लास्ट में पोरस हार गया, क्योंकि वो अपने अंतिम सांस तक लड़ना चाहता था। और उसके इसी मतलब फीलिंग को देखते हुए, इसी कैपेबिलिटी को देखते हुए लास्ट में अलेक्जेंडर ही उस लड़ाई को जीता। लेकिन जब उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए, तो पोरस ने पता है क्या जवाब दिया था? जैसा कि एक राजा राजा के साथ करता है। अब तो पोरस हार गया था ना, तो अलेक्जेंडर तो कुछ भी उसके साथ कर सकता था, उसको मार सकता था, उसको अपना नौकर बना सकता था, है ना? लेकिन पोरस ने ये जवाब दिया कि जैसा एक राजा के साथ करता है, ऐसा सुलूक मेरे साथ करना चाहिए। तो फिर अलेक्जेंडर को इस बात से बहुत इम्पैक्ट पड़ा उसके ऊपर और उसने उसके जीते हुए राज्य को वापस कर दिया, कि बोला
कि ठीक है मैं जीत गया हूँ, उससे क्या, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपना राज्य वापस ले लो, ठीक है। तब वो फिर उसको छोड़ करके अपना वापस देश चला गया, मैसिडोनिया के तरफ वो वापस घूम गया, क्योंकि उसके जो सैनिक थे एक तो बहुत मारे गए, ऊपर से बहुत थक गए, और ऊपर से अलेक्जेंडर का जो बहुत फेमस घोड़ा था वो भी मर गया था, तो उसको आगे जाने की इच्छा नहीं हुई। उसने कोशिश की फिर से अपने सैनिकों को इकट्ठा करने की, और वो आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन फिर पता नहीं कुछ हुआ, तो फिर वो वापस लौट गया मैसिडोनिया। और अलेक्जेंडर के बाद मरते मरते नोबल्स ने पूछा, मतलब जो उसके सीनियर्स थे, कि राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि हर एक इंसान का एक लास्ट स्टेज आता है, लास्ट फेज आता है ऑफ लाइफ। तो उससे पूछा गया कि किसको राजा बनाया जाए, तो फिर जो बोला वो कि जो सबसे शक्तिशाली है उसको राजा बना दो, ठीक। तो उसके राज्य को 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और फिर सेलुकस निकेटर, जो इंडिया की तरफ का पार्ट उसको मिला, तो वो सेलुकस निकेटर फिर आगे बढ़ने लगा इंडिया को अपना कब्जा में करने के लिए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया, ठीक है, क्योंकि सेलुकस निकेटर ने घनानंद को हरा दिया था, ठीक है। तो पूरा जो मगध एम्पायर था वो सेलुकस निकेटर का हो गया, है कि नहीं। और फिर सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, तो फिर उधर ईरान इराक का थोड़ा सा पार्ट और इधर मगध का पूरा पार्ट, पूरा मौर्यन डायनेस्टी बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग किसने दी थी? कौटिल्य ने, चाणक्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनका फोटो है 109 पर, चाणक्य। राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन सारा कुछ जो राजनीति कैसे करें, लड़ाई कैसे करें, कौन कौन से नीतियों को अपने लाइफ में लाना चाहिए, ये सब चाणक्य ने उसे सिखाया था। चाणक्य चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन वो एक ब्राह्मण था, इसलिए वो राजा नहीं बना। ओके, so before the establishment of Mauryan Empire, India was divided into many small kingdoms. ये हमने देखा वीडियो में, है ना। 1 मिनट। मैम आप वीडियो वापस से चला सकती है, या फिर मैम आप वीडियो मैम व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मैम हम ज्वाइन नहीं हो पाए थे। हाँ ठीक है, भेज देंगे। ये जो मैंने अभी सारी स्टोरी बताई ना, वही चीज है, ऐसे मैं भेज दूंगी। ओके, तो हाँ, मौर्यन एम्पायर के पहले इंडिया जो था बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। The disunity among them was the main cause of frequent foreign invasions. बार बार वो बाहर से आ रहे थे, इन्वेजन कर रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे, छोटे छोटे राज्यों में यूनिटी ना होने के कारण। So in 326 BCE, Alexander, the son of King Philip of Macedonia, invaded India and defeated the king Porus. ठीक है? He wanted to capture Magad, but was not successful. So he decided to return. So before returning to Greece, he distributed his conquered territories in India among his governors. And then Alexander died. At that time, Magad was ruled by the Nand ruler Ghananand. He was an unpopular ruler. A Brahmin teacher, Chanakya, known as Kautilya, who was insulted by Ghananand, vowed to destroy, vowed matlab kasam khana, destroy the empire of the Nandas. He met Chandragupta Maurya. They collected a group of soldiers and captured Sindh and Punjab. Thereafter, they returned towards Magad and defeated Ghananand and established the Mauryan rule under the Chandragupta in 324 BCE. Our knowledge of Chandragupta's early life is very limited. ठीक है?
चंद्रगुप्त के बचपन की या जो उसके अर्ली लाइफ की कहानी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब ज्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यही कहा गया है कि चंद्रगुप्त को जो कुछ भी सिखाया इस चाणक्य ने ही सिखाया। मैम चंद्रगुप्त ही ना अशोका था? नहीं बेटा, अशोका का तो ये दादा पर दादा होगा ना, अशोका तो बाद में आए थे। अशोका के ये ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम जो मैम चाणक्य था, तो मैम वो राजा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ब्राह्मण था वो, ब्राह्मण राजा नहीं बन सकते थे ना वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन मैम हाँ बोलो। नो मैम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो, सिर्फ मैम को आपसे यही पूछना था। हाँ तो क्योंकि किसी ब्राह्मण का बेइज्जती तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की बददुआ भी बहुत ज्यादा लगती है। तो उसने ये कसम खा लिया था कि उसके बेइज्जती का बदला वो लेके रहेगा। और उसको, एक राजा के लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती कब होगा? जब उसको गद्दी से हटा दिया जाए, उसका थ्रोन से हटा दिया जाए, उसका थ्रोन उससे छीन लिया जाए। तो उसने कसम खाई। और चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद डायनेस्टी का ही एक लड़का था, क्षत्रिय था, वो किसका बेटा था? धनानंद का। घनानंद नहीं, धनानंद, ध से धनुष, धनानंद का बेटा था। और जो जिसको बचपन में ही मगध एम्पायर से निकाल दिया गया था। कुछ किया होगा, कुछ एज अ पनिशमेंट वो उसको निकाल दिया गया। तो एक तो रेज उसके अंदर भी था, गुस्सा, रेज जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी था कि उसको निकाल दिया गया। और फिर उसी रेज का पॉजिटिव एनर्जी यूज किया गया उस चाणक्य ने। उसको सिखा के, पढ़ा के उसको इतना, मतलब ये बना दिया, क्या बोलते हैं, केपेबल। वो तलवारबाजी, धनुषधारी, सब कुछ उसको सिखा दिया। ओके। The main sources of information is Indica by Megasthenes, who was an ambassador of the Greek ruler Seleucus Nicator in the court of Chandragupta Maurya. Seleucus was the commander of Alexander. The other sources are Puranas, Buddhist and Jain literature, Kautilya's Arthashastra, Ashoka's edicts, inscriptions on rocks and stone pillars, and remains of the monuments. ये सब जो है उस टाइम के हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक तो है कि इंडिका एक बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, मेगास्थनीज कौन थे? एक फॉरेनर थे जो इंडिया घूमने आए थे। जैसे चाइनीज ट्रैवलर फाहियान हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसी तरह। और वो सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर भी था, दूत उसके कोर्ट में। और फिर आगे पुरानास, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, ये सब में भी हमें जानने को मिलता है उस टाइम के बारे में। नाउ द मौर्यन एम्पायर। Chandragupta was the first Mauryan ruler to establish such a great empire. It extended from north to south and east to west, including Afghanistan and Baluchistan, which is now in Pakistan. ठीक है, तो एक तो सेलुकस निकेटर को उसने हरा दिया। ठीक है, तो सेलुकस निकेटर जिस एरिया का राजा था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। देख रहे हैं ना, इस तरफ से बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला एरिया, और प्लस ये जो डायग्राम है ये वाला येलो पार्ट पूरा, जो येलो शेडेड पार्ट है, येलो कलर्ड पार्ट है, दैट वाज द एरिया विच मतलब जहां पे मौर्यन एम्पायर पूरा एक्सपैंडेड था। ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए। येलो पार्ट मौर्य, पहले कैमरा, येलो पार्ट, हाँ येलो पार्ट। कैमरा ऑन कीजिए सब कोई। क्लास कितना पैसिव लगता है ना, कि किसी के चेहरे ही नजर नहीं आते, लगता है बस मैं ब्लैक स्क्रीन को
बक 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 किए जा रही। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम एक पार्टिसिपेंट मैम तेजस्वी 6B की है, तो मैम वो 6C और D के सोशल साइंस पे इंटर हो गई है। क्या तेजस्वी? मैम यस मैम वो 6B की है, तो मैम वो 6D में 6C और D के सोशल साइंस के क्लास में इंटर हो गई है। Why Tejasvi? Why are you here? Go in your class. ओके शायद चली गई। नहीं है, नहीं अब चली गई। हाँ चली गई। ओके सो चंद्रगुप्त established his capital at पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में उसने अपना राजधानी बनाया। चाणक्य was चंद्रगुप्ता's गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे चाणक्य, as well as his prime minister, और उसके प्राइम मिनिस्टर भी थे। चाणक्य wrote अर्थशास्त्र, a famous book on political administration. Bindusar succeeded Chandragupta in 297 BCE and ruled up to 272 BCE. He was a brave king. He protected the empire and developed good relations with the Greeks. He died in 272 BCE. मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार भी अपने पापा जैसा काफी ब्रेव था और उसने ग्रीक से बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम अपने नेबरहुड कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उससे हमेशा विद्रोह करते रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें, जरूरी तो है नहीं। क्योंकि अगर कभी भी हम कमजोर पड़ेंगे तो हो सकता है हमारा नेबरिंग कंट्रीज हम पर अटैक कर दे। तो उसने ये सोचा कि नहीं, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से गुड रिलेशंस रखेंगे। ठीक है, तो उसने यही किया, ग्रीक से उसने अच्छे रिलेशंस बना के रखे और फिर लास्टली वो 272 में डाइड, मतलब ही डाइड इन 272 BCE। नाउ अशोका। ओके, ये जो मौर्यन एम्पायर। मैम BCE क्या होता है? BCE चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है ना? Yes, ma'am. Common era. Yes, ma'am. Before Common Era. ओके मैम उसको बिफोर जीसस क्राइस्ट डेथ भी कहते हैं। फिर से समझाना पड़ेगा। मैंने तो पढ़ाया भी है 1 2 बार 3 बार, मतलब Yes, ma'am. जब भी ये कभी कभी आता है तो मैं बता देती हूँ कि क्या है। ओके मैं बता देती हूँ। Yes, ma'am. एक्चुअली ये डेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डेटिंग सिस्टम। पेज 69 निकालिए, पेज 69। अनन्या निकाल लिया? यस मैम। हाँ, डू यू नो बॉक्स है, डू यू नो बॉक्स देखिए, वो एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। AD does not come after death. It is an abbreviation or anno domini. Anno domini का short form AD का। यस मैम। 1 minute. हाँ. Which is a Latin phrase meaning in the year of our Lord, referring to the year of Christ's birth. ठीक है, एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब जब हमारे जो भगवान है वो पैदा हुए और वो एग्जिस्ट करना शुरू कर गए। और भगवान कौन थे? जीसस क्राइस्ट। ठीक है, अभी 2021 चल रहा है ना, ईस्वी 2021,
तो ये 2020 यस मैम। ये 2021 की काउंटिंग कहीं से तो शुरू होगी, पहले 1 2 3 4 5, अब जाके 2021 हुआ है ना। तो जहां से 0 स्टार्ट हुआ था, दैट 0 इज द नंबर सिस्टम भी आपने पढ़ा है। 0 के राइट हैंड साइड 1 2 3 4 होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 होता है। तो वी हैव टू अज्यूम कि 0 इज द बर्थ ईयर ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद से 1 2 3 4 स्टार्ट हुआ और वी आर इन प्रेजेंट इन 2021। ओके, अब ये हो गया कॉमन एरा या एडी, ठीक है, नंबर सिस्टम के राइट साइड में। अब नंबर सिस्टम के लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे -1 -2 नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा या बिफोर द जीसस क्राइस्ट बर्थ, ठीक है। तो वो हमारा एंशिएंट टाइम हो गया, और उसको जैसे उसको भी 1 2 3 4 ही लिखेंगे, लेकिन नंबर जितना बढ़ते जाएगा वो उतना पुराना टाइम होगा, और नंबर अगर स्मॉलर होगा तो वो उतना नया टाइम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रही हैं, अभी मैंने जो डेट पढ़ा 272 कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, दैट मीन्स, एक मिनट, ओके, बिंदुसार वाला पैरा 110 पेज नंबर, कि उसने 297 में रूल किया और 272 में वो मर गया। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 297 बड़ा है ना? 297 यस मैम, यस मैम। ओके, so 297 is the earlier period and the number which is smaller is the newer period, नया टाइम है वो, ठीक है। बस यहाँ बिफोर कॉमन एरा लगा देना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ 272 CE लगा देंगे, that means the 272 ईस्वी सन in the time of our Jesus Christ, मतलब नंबर सिस्टम के राइट हैंड साइड वाला, इसलिए बिफोर कॉमन एरा लगाना जरूरी है। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. तो अब मात्र 6 मिनट बाकी है, अशोका वाला फर्स्ट पैरा हो जाएगा। सो अशोका जब 272 BCE में राजा बना, तो ही सक्सीडेड हिज फादर बिंदुसार, यानी अशोका के पापा कौन थे? बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोका के दादा, है ना? कौन पूछा था? चंद्रगुप्त मौर्य इज अशोका, ऋषिका ना? मैम मैं, यस मैम। ओके, तो दिस हियर इट इज क्लियर नाउ कि वो दोनों सेम पर्सनालिटी नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के दादा थे। ओके, अशोका succeeded his father in 272 BCE but was crowned in 269 BC। अच्छा, मतलब कितने साल बाद? 272 271, मैंने 2 साल बाद उन्होंने मुकुट पहना, पता नहीं क्यों। He is considered to be one of the greatest rulers in the world history। Okay, Ashoka from the ancient time and Akbar in the medieval time, ये दोनों बहुत ही ग्रेट रूलर थे हमारे इंडियन क्या पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका नाम है। ओके, मैम गनीस खान। नो, कौन खान? चंगेज खान। यस नो, चंगेज खान नहीं, चंगेज खान बहुत ही निर्मम और बहुत ही वो अजीब किस्म का राजा था, वो निर्दयी टाइप का राजा था। ओके, he is considered to be one of the greatest rulers in the world history। He conquered the state of Kalinga, which is presently in modern Odisha, to complete his rule over almost the whole of the India। लगभग पूरा भारत पर ही वो लोग रूल करते थे।
Battle of Kalinga was a very fierce battle. There was a huge loss of life and property. The horror of war and cries of the widows and children deeply moved Ashoka. He pledged never to resort to war, and Kalinga war proved to be a great turning point in Ashoka's life. Okay? अशोका ने जब कलिंगा को जीता था तो कलिंगा वॉर में जो लॉस हुआ प्रॉपर्टी का, लाइफ का, तो वो काफी डीपली मूव्ड हो गया था, डीपली टच्ड हो गया था कि वॉर का तो कोई मतलब, लड़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है हमारे लाइफ में, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो उसके बाद जो वॉरफील्ड में जो बॉडीज था, जो खून से लथपथ बॉडीज, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, ठीक है, तो उससे उसको काफी दुख हुआ। और कलिंगा वॉर टर्न्ड टू बी अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन द, टर्निंग पॉइंट का मतलब लाइफ को अपसाइड डाउन टर्न कर देना। तो वो उसने उस लड़ाई के बाद ये फैसला किया कि वो अब कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, किसी भी वॉर को वो नहीं अपनाएगा। ओके, बाकी आगे का कल बताएंगे, ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू। मैम वीडियो भेज दीजिएगा मैम जो दिखलाए थे मैम ठीक ठीक, आज। ओके ओके, बाय, हैव अ गुड डे। बाय मैम।